बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर हिंसा और आप देख रहे हैं STTV। मुल्क के हालात इकोनॉमिक तो जाहिर है स्लाइड है, लेकिन उसके साथ बजट में कुछ जो पेश चीजें आई हैं, प्रपोजल थे, अब तो पास हो रहा है, वो ऐसी कुछ आई हैं जिसके बारे में बिजनेस कम्युनिटी बड़ी परेशान है। बिजनेस कम्युनिटी का कहना ये है, मैं नटशेल में आपको ये बताऊं कि रेवेन्यू सिर्फ रेज करने के लिए ऐसे मैयर डाल दिए गए हैं इनकम टैक्स में और टैक्स कलेक्शन के दूसरे प्रपोजल्स में, जिससे वो बिजनेस जो चल रहा था और उससे टैक्स आता जा रहा था, कशीद हो रहा था टैक्स उससे, उन बिजनेस का बंद हो जाने का खतरा है और बहुत जगह पे ऐसा होना भी शुरू हो गया। गोया कि जो बाढ़ लगाई जाती है कि वो बाढ़ ही एक तरह से खेत को खा रही है, इस तरह का हालात कुछ लोगों का बिजनेसेस में कहना है। और इसी तरह से जो रिमिटेंसेस आती थी, उन रिमिटेंसेस के आने वाले पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती थी, उसको भी टैक्स नेट में लाने के लिए कुछ ऐसी तरमीम की गई है जिससे शायद वो रिमिटेंसेस में ड्रास्टिक कमी वाक़या हो सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि बिजनेस कम्युनिटी इसको बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं कह रही, बल्कि ये कह रही है कि जिसने भी बजट बनाया है उसके जहन में गवर्नमेंट के लिए फिजिकल स्पेस क्रिएट करना था, और वो भी फॉर द टाइम भी टेम्परेरीली, और ताकि सिलसिला इस वक्त आगे चलाया जा सके। हमारे साथ आज मौजूद है मियाँ वकास मसूद साहब, जो कि इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप एक सीनियर, बड़े अरसे से हम तो आपको बजट से पहले और बाद रब्ता भी, थोड़ा सा बताएं उन्हें जो मैंने बात की इस बारे में। जी, थैंक यू ताहिर साहब। बजट जो इस महीने की 10 तारीख को पेश किया ऑनरेबल मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और बजट तकरीर जो थी उसमें चूँकि वो एक हर हुकूमत का ख़ासा होता है कि वो उसके अंदर जो तकरीर होती है उसके अंदर वो मेयर्स या वो बातें बता रहे होते हैं जो कि बेसिकली वो एक डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा होता है, और वो मुख्तलिफ इदारों को बता रहे होते हैं कि जी इस काम के लिए इतने पैसे मुख्तस किए गए, इस काम के लिए इतने पैसे मुख्तस किए जाते हैं, और वो बताते हैं। लेकिन उस पूरी तकरीर के अंदर वो ये नहीं बताते कि इन सब काम के लिए वो पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा। FBR के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी उसी दिन। जी, एफबीआर के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो टारगेट था उन्होंने तकरीबन गालबन 7 ट्रिलियन का जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो टारगेट उन्होंने विच इज अ बताया। फैंटास्टिक टारगेट। जी। और उन्होंने फिगर्स ली बेसिकली जो कि प्रीवियस ईयर की फिगर्स को फोरकास्ट करते हुए, जो उन्होंने कहा कि जी 5.9% की ग्रोथ हो गई है, और रफली उन्होंने कहा कि जी बाय द एंड ऑफ द ईयर जब हम क्लोज करेंगे तो हम तकरीबन 6 ट्रिलियन का हम टैक्स जो टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। और इन सारी फिगर्स को देखते हुए और उन्होंने उसको एक 7 ट्रिलियन का जो है टारगेट रखा। रखा। लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं आप बताऊं कि आप देखें कि जब आप 5.9% की ग्रोथ को अगर हम मान लें कि जी वो कह रहे हैं कि वो ठीक है, पहले तो मैं समझता हूं कि शायद ये 5.9% की जो ग्रोथ की फिगर वो दे रहे हैं, आई सीरियसली डाउट दैट। लेकिन चले एक सेकंड के लिए हम उसको मान लेते हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने ग्रोथ का टारगेट रिड्यूस करके 5% पे ले आए। तो जब आप 1% की ग्रोथ माइनस में लेके जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, ऑलरेडी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जी कम हो जाएगी आने वाले साल के अंदर। उसका तो वो रैशनल ये देते हैं कि जो शौकत तरीन ने भी पहले बताया था कि पाकिस्तान में जो सेविंग है वो 13 से 16% तक होती है, टोटल सेविंग्स डिवाइडेड बाय 4, तो ये बनता है तकरीबन 3.5-4%। जी जी अगर ग्रोथ इससे ज्यादा होनी शुरू हो तो ओवर हीट हो जाती है और करंट अकाउंट का डेफिसिट रिपोर्ट ज्यादा होनी शुरू हो जाती जी। है, इसलिए जानबूझ के ग्रोथ का टारगेट शायद ये रखा हो। चलें, शायद वो उसकी बात को मैं इसी बात कर रहा हूँ कि जी जब आप 5% की ग्रोथ पे आते हैं, तो आपने देखना है कि जब आपकी ग्रोथ कम होनी है तो ऑब्वियसली जब ग्रोथ कम होनी है तो फिर रेवेन्यू भी तो कहीं से कम होगा ना। हाँ, जाहिर है। रेवेन्यू इंक्रीज कहाँ से होगा? अच्छा, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए दो ही तरीकेकार हैं, अ, कि क्या हम अपनी टैक्स बेस इंक्रीज कर रहे हैं,
पिछले 10 साल से तो मुझे, अगर मैं फिगर निकाल लें, हम एफबीआर की फिगर निकाल लें, हर साल की जो रिटर्न्स फाइल होती हैं, जिसमें एक्सटेंशन होते होते 30 सितंबर से स्टार्ट होती है और वो तकरीबन 30 मार्च तक 6 महीने की एक्सटेंशन एफबीआर देता रहता है, और रफली हम क्लोज करते हैं को 3 मिलियन 3.5 मिलियन टैक्स रिटर्न्स जो फाइल होती हैं। उसमें से भी तकरीबन कोई 10% ऐसी होती हैं या 20% ऐसी होती हैं जो बिलो टैक्सेबल लिमिट या ज़ीरो टैक्स रिटर्न्स फाइल हो रही होती हैं। कुछ कंपनीज डेड हो चुकी होती हैं, जो वो सिंपली उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो निल की रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। बट क्या पिछले 10 साल में हमने बहुत दफ़ा फिगर सुनी, अखबारों में फिगर्स आती थी जी कि जी 40 लाख नए टैक्स पेयर्स ढूंढ लिए गए। आज तक वो 40 लाख नए टैक्स पेयर्स जो है सिस्टम में नहीं आ सके। अभी जो इस बजट के अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट की है जिसमें एफबीआर को और नादरा को पाबंद किया गया है कि जी वो अपना डाटा जो है एफबीआर से शेयर करेगा। बहुत अच्छी बात है, शेयर कर लें, लेकिन क्या वो डाटा क्रेडिबल है? आज से 2 साल पहले नादरा ने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स या फाइलर्स थे उनका एक प्रोफाइल डेवलप किया था, और वो एक्सेसिबल था। आप 200 रुपये नादरा की फीस पे करें तो आप अपना ही प्रोफाइल नादरा से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैंने अपना ज़ाती प्रोफाइल जब वहाँ से डाउनलोड करके चेक किया तो उसके अंदर इतनी संगीन गलतियाँ थीं, इतना पुराना डाटा था। फॉर एग्जांपल 2 टेलीफोन कनेक्शन मैंने लिए जो बाद में मैंने कटवा दिए। कनेक्शन लेने की तो डेट थी बट कटवाने की डेट उसमें नहीं थी। गाड़ी खरीदने की डेट थी, गाड़ी बेचने की डेट नहीं थी। तो अगर इस किस्म के डाटा के ऊपर एफबीआर नोटिसेस भेजेगा तो क्या वो उस पे कोई कोई क्रेडिबल कोई उसमें फ़र्क आएगा? 2 साल पहले। ये बताएं कि जो रियल एस्टेट में थोड़ा सा बेहतरी आई थी, जी, जी। वो अब आप जो एक्सपर्ट्स हैं या जो बाहर लोग, उनका आपने कि अगर वो टैक्स पेयर अपने, यानी कि जो बाहर लोग रहते हैं, जी, जी। अगर वो अपनी बीवी या किसी के नाम पे या प्लॉट खरीदते हैं और वो बीवी वहाँ पे टैक्स पेयर नहीं है, तो जो जायदाद यहाँ खरीदते हैं उसको इनकम उसकी समझा जाएगा कि वो रेंट और उस पर टैक्स लगना शुरू हो जी, गया। ताहिर साहब ये बहुत मज़ाक़ा ख़ेज़ मैं कहता हूँ कि ये एक जो है अमेंडमेंट की गई है। और मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे जो कि इनकम टैक्स है जिसकी डेफिनेशन होती है कि वो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बनता है। ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे ये पहले रूटीन स्टार्ट की गई कि जी एक्सपेंस को टैक्स कर दें, और फिर वो जो टैक्स होता है वो एडजस्टेबल हो जाता है आपकी इनकम के तहत। वहाँ तक तो समझ आती थी। लेकिन अब ये एक नई जो क्लॉज़ इस बजट में प्रेज़ेंट की गई है जिसको 7E के तहत इनकम टैक्स के तहत ऐड किया गया है, जिसका उन्होंने नाम दिया है टैक्स्ड ऑन डीम्ड इनकम, कि आप अज़्यूम कर लेंगे कि वो इनकम हुई है, बेशक वो हुई हो या ना हुई हो। और उसमें बेसिकली उसको टारगेट किया गया है बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर को। सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 साल में एक एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने दी थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। एज़ अ बिज़नेसमैन हम एमनेस्टी स्कीम्स के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि मैं एक जेन्युइन टैक्स पेयर हूँ और मैं 29% अपना बिजनेस पे टैक्स दे रहा हूँ और एज एन एओपी 35% तक भी दे रहा हूँ। बट एमनेस्टी स्कीम में आप 5% दे के और आप अपनी सारी अपनी क्लीन हो जाते क्लीन हो जाते हैं। लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी इनकम जो थी रियल एस्टेट बूम कर रहा था, और रियल एस्टेट के साथ उसके साथ तकरीबन 40 से ज़ायद ऐसी इंडस्ट्री है जो से अलाइड होती है, जिसमें सरिया है, हैं, सीमेंट सेरेमिक्स हैं, है, प्लास्टिक है। टाइल्स हैं, प्लम्बिंग है, बेशुमार सेक्टर है जो कि उसके साथ रियल एस्टेट के साथ अलाइंड होता है। अब 2 अमेंडमेंट्स की गई इस बजट के अंदर कि पहले तो नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का फ़र्क ये था कि रेजिडेंट जो पाकिस्तान में है वो
उसके लिए रिटर्न जब वो फाइल करता है तो उसको एक कंप्लीट रिटर्न फाइल करनी होती थी, जिसमें उसने अपनी इनकम प्लस उसके साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी और सारा कुछ फाइल करना होता है। नॉन रेजिडेंट अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी है, लेकिन वो पाकिस्तान में उसकी कोई सेविंग्स हैं या कोई उसका घर था या प्रॉपर्टी थी उसने किराए पे दी हुई थी, तो वो उस पे उसकी रिटर्न फाइल करता था, लेकिन उसके साथ मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वेल्थ टैक्स की या कंपाइलेशन या एसेट स्टेटमेंट, वो रिक्वायरमेंट वो उसको नहीं पूरी करनी होती थी। तो इस बजट में जो एक अमेंडमेंट की गई कि नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा हर शख्स जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, सऊदी अरब, जहां पे भी वो रह रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी ओन्ड करता है और वो उस मुल्क का टैक्स पेयर नहीं है, तो यहाँ पे उसने जो उसके उस पैसे से जो कि उसके वहाँ पे हो सकता है उसके मियाँ ने या उसके बाप ने या उसकी बीवी ने इनकम की है और यहाँ पे शौहर के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली है, उसके ऊपर वो चाहे वो किराए पे चढ़ी हुई है या नहीं है, कमिश्नर को एक पावर दे दी गई है कि वो उसकी वैल्यू खुद असेस करेगा और वैल्यू असेस करके उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। ओवरसीज के साथ तो जाहिर ऑब्वियसली थोड़ा सा रफी हो गई। ये बताएंगे, ये तो टैक्सेशन वगैरह था, रेजीम था, इंसेंटिव है या जो भी बिजनेस के लिए, ओवरऑल जो इस वक्त स्टेट ऑफ इकोनॉमी है आपकी, एनर्जी इनपुट, लेबर और प्रोडक्ट और प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट, उसके बारे में कुछ बताएं क्विकली ताकि फिर हम जी देखें ताहिर साहब, इसमें ये है कि अभी जो फिगर अगर हम 5.9 की फिगर्स ले लें तो उसके अंदर जो एक प्रोपोर्शनली आपको ग्रोथ नजर आती है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में नजर आई है या आपको सर्विस सेक्टर में नजर आई है, बट स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में ग्रोथ जो है वो बेयर मिनिमम को 2.5% से 3% के दरमियान रही थी, ग्रोथ नहीं है, मैं उसको समझता हूँ। और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो होती है बेसिकली उसकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर बेस करती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो क्यों नहीं ग्रो कर रही, दो उसकी बड़ी मेजर रीजंस लास्ट 2 साल के अंदर समझ आई हैं कि यकदम जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट्स को बहुत हाई पे पहुंचा दिया गया है। तकरीबन काइबर जो है इस टाइम तकरीबन 15 के करीब आ रहा है और +3 या 5 के दरमियान रेंज होती है बैंक्स को इंडिविजुअली कि 3 से 5% वो ऐड करके स्प्रेड करके तकरीबन 18% पे जब आप पैसा लेंगे मुश्किल हो तो आप इस टाइम कोई भी बिजनेस 18 से 20% का मुनाफा नहीं कमा रहा होता, नंबर 1। एट द सेम टाइम चूंकि हायर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स हैं, चूंकि आपका जो एनर्जी मिक्स है बेसिकली, चूंकि वो चूंकि हाइडल का प्रोपोर्शनेट कम है और ऑयल और कोल की वजह से उसकी जो रेट्स महंगे हैं और उसकी वजह से जो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, तो वो भी एक हमारा उस पर ऐड कर रहा है। और एट द सेम टाइम अब जो इस टाइम सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर हमारे लिए आ रहा है, जो एक्सपेंसिव फ्यूल है बेसिकली, जो ट्रांसपोर्ट है किसी भी मुल्क के लिए, और अपार्ट फ्रॉम ऐसी इंडस्ट्री जो कि पोर्ट सिटी जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कह लें जो कि कराची की इंडस्ट्री है, अदरवाइज उसको कराची की इंडस्ट्री के अलावा बाकी जितनी भी इंडस्ट्री पंजाब में केपीके में उन सब ने जब एक्सपोर्ट करनी है तो उसने कराची तक जा कराया, तो वो इतना हाई एक्सपेंसिव किराए के साथ आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, अब क्या किया जाए, व्हाट डू यू थिंक? ये बजट तो आ गया जी जी, और इस बजट में कोई ज्यादा मैनेवरिंग की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी इजाजत नहीं देगा। जी जी, अब क्या किया जाए? देखिए जी, फिर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आईएमएफ की कंडीशंस को सर हमने देखते हुए और इन सख्त जो भी मेजर्स हैं, विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज कह लें, चाहे फ्यूल पे है चाहे इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो मेरे हिसाब से फिर हमें एक चीज़ पे देखना चाहिएगा। स्पेसिफिकली मैं एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री से बात कर के तहत बात करना चाह रहा हूँ कि फिर हमें डॉलर को, अगर हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो भी जाता है तो हमें वापस से रुपये को बड़ा एक्सपोनेंटली
अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। डॉलर अब जहां तक आ गया है यहां पे उसको सस्टेन करवाएं, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर, क्योंकि आज मैं अगर कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर लेता हूं तो मैं आज की डॉलर की वैल्यू पे उसकी कॉस्ट कर देता हूं, और अगर 1 महीने के बाद रुपी अप्रिशिएट कर जाता है तो जिस कॉस्ट पे मैंने वो प्रोडक्ट के, अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट? नहीं अप्रिशिएट, अच्छा, कि अगर मतलब आज आप दो कहते सौ हैं पांच रुपए का डॉलर है और वो तो पता लगे कि जी महीने 200 बाद वो 190 रुपए का हो गया, इट्स बैड। तो मैंने फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता था एक जमाने में। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये तो हुकूमत के तो बस में उसकी वजह ये है कि ये तो सेंटीमेंट बेस्ड है ना। आप 205 तो किसी से भी पूछ लें डॉलर की ये नेचुरल वैल्यू बनती नहीं। डॉलर तो अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आ जाता है और लगता है कि ये अब चलता रहेगा मेरे, तो डॉलर तो कुछ ना कुछ नीचे आएगा। तो फिर वो एक्सपोर्ट आपकी इफेक्ट करेगी। मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी अच्छा, इसके अलावा इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो चुका है। अच्छा, लास्ट 3 महीने में जो कि हमारी पिछले साल की एक्सपोर्ट्स हमने तकरीबन, जिसका हम कह रहे हैं कि जी हम 31 बिलियन डॉलर्स को हम रीच कर तो रहे हैं। प्राइस नेगोशिएशंस में आप थोड़ा सा मार्जिन नहीं रख सकते? नहीं जी, इंटरनेशनल, क्योंकि बेसिकली जो बायर है बड़ा कट थ्रोट है काम। नहीं, उसके लिए पाकिस्तान मैटर नहीं करता, उसके लिए प्रोडक्ट मैटर करता है, जो कि प्रोडक्ट उसको वही प्रोडक्ट इंडिया से भी मिलता है, उसको चाइना से भी मिलता है, उसको बांग्लादेश से भी मिलता है, उसको श्रीलंका से भी मिलता है, उसको वियतनाम से भी मिलता है। तो हमारे पास जो एज एन एक्सपोर्टर जो है, बड़ी छोटी विंडो होती है जिसमें हम बड़े फाइन मार्जिन्स में खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो और कोई चीज? जी, इसके अंदर क्विकली यही है कि बेसिकली अगर हम इसको आप हम हुकूमत से चाहेंगे दोबारा निगोशिएट करना इसके बारे में, या देखिए कुछ उन्हें बता के, देखिए जी व्हाट इज द वे? क्योंकि ये तो लगता है कि अब स्टिफ है ना आईएमएफ के तहत। देखिए जी, इसके अंदर एक ऐलान बड़ा अच्छा किया मिफ्ता साहब ने। आई होपफुली के एफबीआर उसको अबाइड बाई करे, जो कि ये पिछले, मैं समझता हूँ कि 10 साल से ये ऐलान होते रहे हैं, हर बजट में होते रहे हैं। इसहाक डार साहब भी करते रहे, हफीज पाशा साहब करते रहे, शौकत तरीन साहब करते रहे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने पिछले टेन्योर में भी किया और इस दफ़ा भी किया कि जी वो हमारे जो रिफंड्स हैं बहुत जल्द रिलीज वो रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर आप फिगर्स देखें तो वो पिछले 10 साल में वो रिफंड्स जो हैं वो कम होने की बजाय इंक्रीज ही हुए इस हैं। वक्त कितने हैं? तकरीबन जी मैं ये आप समझता हूँ, सेल्स टैक्स के कर रहे हैं या एक्सपोर्ट के देखें जी इसमें दो तरह के हैं। एक एक्सपोर्ट सेक्टर की डीटीएल रिफंड्स होते हैं बेसिकली, और वो एक तरह का रिबेट होता है बेसिकली। वो है तकरीबन कोई 200 बिलियन के करीब वो है, कुछ सेल टैक्स का है, 100 कितना है? बिलियन है। तो इस किस्म के अगर तो आप 300 प्रोपोर्शनल 300 बिलियन तो हुकूमत के पास नहीं है। जी, वो तो तो मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि ये कोई, यानी इसके ऊपर कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। और ये क्यों बढ़ गए हैं 300 बिलियन? इसलिए 300 क्या बिलियन इसलिए रेवेन्यू बढ़ गए, कलेक्ट नहीं पूरा? नहीं तो फिर जब आप वापस नहीं कर सकते, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पहले जीरो रेट होती थी स्पेसिफिकली फॉर द सेल टैक्स रिजीम, कि ना सेल टैक्स चार्ज हो ना सेल टैक्स रिफंड करना पड़े। लेकिन चूंकि एफबीआर इज ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मनी, तो वो लगा तो देता है लेकिन रिफंड नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है, एक सर्कुलर होता था, मुझे अभी आई थिंक 205 होता था सेल टैक्स का, जिसके तहत एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है, अगर वो अपनी प्रोडक्शन का 90% एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको सेल टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। चलें जी, ये तो ग्रेव हालात है। नतीजा यही निकलता है कि आम आवाम के साथ साथ बिजनेसमैन के लिए भी हालात टफ है, और बिजनेसमैन के लिए हालात टफ होने का मतलब ये है कि उसको परफॉर्मेंस देना जो है वो मुश्किल लग रहा है, और जो कंट्री की नेट इनकम है, लगता ये है कि लोगों से तो आप पैसे लेंगे, उसमें भी कमी आने के चांसेस हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा फिजिकल चैलेंज है, रुपए नहीं है, और बहुत बड़ा एक्सटर्नल अकाउंट का चैलेंज है कि डॉलर भी नहीं है। तो मुश्किल हालात हैं और कौमें इसमें से गुजरती हैं। देखते हैं इसमें अब आगे चल के किस तरह कॉन्सेंसस डेवलप होता है बाकी स्टेक होल्डर, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह पाकिस्तान में आती है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।